नमस्कार दोस्तों। एक थी बुलबुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीषा और मैं सुना रही हूं साहित्य अकेडमी पुरस्कृत लेखक आर के नारायण का लिखा उनका पहला उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त। आज सुनिए स्वामी और उसके दोस्त का 5वां अध्याय, पिताजी का कमरा। शनिवार का दिन था। उस दिन शाम को राजम ने घर आने का वादा किया था, इसलिए स्वामी बहुत उत्तेजित था। वो कहाँ उसका स्वागत करेगा? अपने कमरे में। लेकिन वहां पिताजी कपड़े बदलने आया करते थे। लेकिन उस वक्त तो वे कचहरी में होंगे, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। उसने अपनी मेज साफ की और किताबें इतनी खूबसूरती से सजाई कि पिताजी को भी उसकी तारीफ करनी पड़ी। स्वामी अपनी दादी माँ के पास गया और पूछने लगा, दादी, मैंने तुमसे अपने दोस्त राजम के बारे में बताया था ना? हाँ, वो लड़का जो बहुत तगड़ा है, लेकिन इम्तिहान में फेल हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो मणि है। हाँ हाँ, याद आया, वो लड़का जिसे ग्रामी या ऐसा ही कुछ कहते हैं, छोटा सा मजेदार बातें करने वाला। स्वामी अब एकदम गुस्सा हो उठा। बोला, अरे दादी, तुम हमेशा यही गलती करती हो। तुम्हें मटर की ही याद रहती है। मैं राजम की बात कर रहा हूँ, जिसने चीते को मारा था, जिसके पिता पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं और जो बहुत तेज लड़का है। अच्छा अच्छा, वो लड़का, मुझे याद आ गया। अच्छा, वो आ रहा है घर। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और क्या, मैं तुम्हें यही तो बता रहा था। तुम उसे मुझसे मिलाने लाओगे? मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं कह नहीं सकता, स्वामी ने जवाब दिया। हो सकता है ले आऊं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा था कि जब वो यहाँ हो तो मुझे आवाज मत देना और ना मेरे कमरे में आना। क्यों बेटा? दादी ने पूछा। क्योंकि बात यह है कि हाँ, बात यह है कि तुम अब बहुत बूढ़ी हो गई हो, स्वामी ने बड़ी सफाई से जवाब दिया। दादी ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। अब स्वामी के मन में ये सवाल घूमने लगा कि राजम को खिलाना क्या चाहिए। कोई बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए। वो अपनी माँ के पास गया, जो केले के बहुत से पत्तों को काटने के लिए लेकर बैठी थी। वो भी पास जाकर बैठ गया और एक पत्ता हाथ में लेकर उसे तोड़ने मरोड़ने लगा। माँ ने कहा, इस तरह जमीन पर कूड़ा मत करो, मैं झाड़ू लेकर बार बार बुहार नहीं सकती। माँ, आज तुम शाम को क्या खाना बना रही हो? उसने पूछा। ये सोचने को बहुत समय पड़ा है, उसने जवाब दिया। आज कुछ बहुत बढ़िया चीज बनाना, कोई मीठी सी चीज। शाम को राजम आ रहा है और कॉफी भी ऐसी मत बनाना जो तुम मुझे देती हो। कॉफी बहुत गर्म और गाढ़ी होनी चाहिए। उसे याद आया कि राजम के घर में महाराज नाश्ते की प्लेट लेकर आया था। माँ, क्या तुम नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा नहीं दोगी? मैं लेने नहीं आ पाऊंगा। फिर रसोइये की तरफ मुड़कर उसने कहा, सुनो, तुम ये धोती पहनकर मेरे कमरे में नहीं आओगे। साफ कमीज और धोती पहनकर आना। फिर कुछ देर रुककर वो बोला, माँ, तुम पिताजी से कह दोगी कि घंटे 2 घंटे के लिए कमरा मुझे दे दें? उसने कहा कि उसे बहुत काम है, वो खुद क्यों नहीं कह देता। स्वामी बोला, तुम कहोगी तो वे जल्दी मान लेंगे। फिर वो खुद ही पिताजी के पास गया और कहने लगा, मुझे आपसे कुछ कहना है। पिताजी ने
कागजों के ऊपर से सिर उठाया। पिताजी, मुझे आपका कमरा चाहिए। किस लिए? मेरा एक दोस्त आ रहा है, जवाब मिला। तुम्हारा है तो कमरा? वो मैं राजम को नहीं दिखा सकता। कौन है ये राजम? बहुत बड़ा आदमी है। उसके पिता पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं। वो वो मामूली नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेज की किसी चीज को इधर उधर मत करना। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आप बहुत अच्छे पिता हैं, पिताजी। पिता जोर से हंसे और बोले, अब जाकर अपनी पढ़ाई करो। राजम का आना उससे ज्यादा आसानी से गुजर गया जितना स्वामी ने उम्मीद की थी। पिताजी कमरा खुला छोड़ गए थे। माँ ने गेहूं, फल और चीनी की बहुत मजेदार मिठाई बनाई थी। कॉफी सचमुच बहुत अच्छी थी। दादी ने अपना वादा निभाया था और राजम के सामने प्रकट नहीं हुई थी। सिर्फ रसोइये ने अपनी धोती नहीं बदली थी। स्वामी ने राजम को पिताजी की घूमने वाली कुर्सी पर बैठाया। वो 3 घंटे घर में रहा। उन्होंने सब विषयों पर बातचीत की। मणि, एबेंजर, रेलें, चीतों का शिकार और भूतों की। राजम ने पूछा, तुम्हारा कमरा कौन सा है? स्वामी ने गंभीरता से जवाब दिया, यही है। क्यों? राजम को ये बात हजम करने में परेशानी हुई। तुम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो? उसने मेज पर रखी सुनहरे अक्षरों में जिल्द चढ़ी किताबों पर नजर डाली। स्वामी यह सुनकर शर्माने लगा। फिर राजम ने एक दूसरा सवाल और पूछ लिया, और तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब स्वामी ने कहा, दरअसल ये मेरे पिताजी की है। जब मैं नहीं होता तो वे अपने मुवक्किलों से यहाँ मिलते हैं। लेकिन तुम अपनी किताबें रखते कहाँ हो? अब स्वामी ने बात बदलने की कोशिश की। बोला, राजम, तुमने मेरी दादी को देखा है? नहीं। मुझे जरूर दिखाओ दादी को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जरा इंतजार करो। ये कहकर वो बाहर दौड़ गया। वो सोच रहा था कि दादी इस वक्त सो रही होगी और सोती हुई दादी दिखाना ज्यादा अच्छा होता। लेकिन दादी बड़े मजे से बिस्तर पर बैठी थी। स्वामी को निराशा हुई। वो खड़ा उसे देखता रहा। क्या बात है बेटा? दादी ने पूछा। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, उसने कुछ रुक कर कहा। तुम सो नहीं रही हो। राजम तुम्हें देखना चाहता है। वो आया है, दादी ने उत्साह से कहा। पास आओ राजम, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती। मैं बूढ़ी और अंधी हूं। स्वामी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो नहीं चाहता था कि दादी राजम से ये सब फिजूल बातें करें। राजम उसकी चारपाई पर जा बैठा। दादी ने उसके बाल सहलाए और कहा कि बड़े लंबे और मुलायम बाल हैं, जबकि बाल इसके बिल्कुल उलट बहुत छोटे और कड़े थे। दादी ने उसकी माँ का नाम पूछा और ये कि कितने भाई बहन हैं। फिर पूछा कि क्या उसके पास जवाहरात हैं। राजम ने बताया कि एक काले बक्से में जवाहरात भरे पड़े हैं और एक हरे बक्से में सोने चांदी के बर्तन हैं। फिर राजम उसे मद्रास के बारे में बताने लगा। वहां का समुद्र, लाइट हाउस, ट्रामे और बसें और सिनेमा घर। ये सब सुनकर दादी ताज्जुब करती रही। स्वामी जब क्लास में घुसा, सभी बेंचों पर लड़के मुस्कुराने लगे। वो अपनी बेंच पर ये सोचता हुआ जाकर बैठ गया कि ये मुस्कुराहट उसके लिए नहीं होगी। लेकिन लड़के अब खिलखिलाने लगे। उसने इधर उधर देखा
और ब्लैक बोर्ड पर उसकी नजर जा टिकी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पूंछ। स्वामी उठकर बोर्ड के पास गया और हाथ से इसे पूंछ दिया। फिर जब वह घूमा तो उसने देखा कि शंकर कॉपी पर अपना सर झुकाए है और मटर अपना बस्ता खोल रहा है। स्वामी चुपचाप मटर की डेस्क के पास जा पहुंचा और बिना कुछ बोले उसे एक तमाचा रसीद कर दिया। मटर जोर से रोने लगा और बोला कि उसने ये नहीं लिखा है। उसने शंकर की तरफ तिरछी नजर डाली जो किसी काम में लग रहा था। अब स्वामी उसकी तरफ घूमा और उसे भी एक तमाचा जड़ दिया। अब तो वहां घमासान मच गया। शंकर, स्वामी और मटर सब एक दूसरे को मार पीट रहे थे और चीखते चिल्लाते जा रहे थे। तभी घंटी बजी। राजम, मणि और सोमू अंदर आए। टीचर भी आए और ये नजारा देखकर दंग रह गए। वे हाय हुई करने के सिवा कुछ और नहीं कर पा रहे थे। कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वे तमिल के टीचर थे, स्कूल के सबसे असहाय टीचर। सोमू और मणि ने लड़ने वालों को अलग किया। टीचर मेज की तरफ बढ़े और कुर्सी पर बैठ गए। लड़के भी सीटों पर जा बैठे। सोमू उठा और बोला, सर, हमें बाहर जाने दीजिए। हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। टीचर परेशान हुए, लेकिन मणि, स्वामी और मटर को ढकेलता हुआ बाहर निकल गया। उनके पीछे सोमू और शंकर भी निकल आए। सब स्कूल के पास एक एकांत जगह पर जा पहुंचे। कुछ देर शांति रही। फिर मणि कहने लगा, तुम लोगों को हुआ क्या है जो इतना लड़ रहे हो? तीनों एक साथ बोल पड़े। स्वामी सबसे ज्यादा तेज आवाज में बोला, इसने, मटर ने बोर्ड पर लिखा पूंछ, बड़ा बड़ा। नहीं, मैंने नहीं लिखा। उसने, मटर जोर से चिल्लाया। उसने भी लिखा। स्वामी ने शंकर की तरफ इशारा करके कहा, बदमाश, तुमने देखा था मुझे? शंकर ने चीख कर पूछा। मणि ने अपने हाथ से उनके मुंह बंद कर दिए। लेकिन पूंछ का मतलब क्या है? उसने पूछा, क्योंकि अब तक उसे कुछ पता नहीं था। ये मुझे राजम की पूंछ कहते हैं, स्वामी ने सिसकते हुए कहा। यह सुनकर मणि का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने कहा, यहां कौन राजम का नाम लेने की हिम्मत करता है? अच्छा, हिम्मत? सोमू बोला। कांपते हुए शंकर और मटर की तरफ देखकर मणि गुर्राया। अगर तुम में से किसी ने यह किया है, अगर किसी ने किया है तो क्या कर लोगे तुम? सोमू ने नफरत भरी निगाह फेंकते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है सोमू? क्या मतलब है? मणि, मेरी बात सुनो, सोमू चिल्लाया। मैं बहुत दिनों से यह बतलाना चाह रहा हूं। तुम अपने को बहुत ज्यादा बहादुर समझने लगे हो। मणि ने अपना हाथ उठाया और सोमू के कंधे पर दे मारा। सोमू ने भी उसी ढंग से उसका जवाब दिया। मणि ने उसे लात मारी जिससे वो लुढ़क जाता, लेकिन वो बगल में हट गया और जवाबी लात दी जिससे मणि दोहरा हो गया। तीनों लड़के ये लड़ाई देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सोमू और मणि भी लड़ सकते हैं। वे परेशान हो उठे। उन्हें लगा कि दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और स्कूल की तरफ भागे। वे हेडमास्टर साहब के सामने जा पहुंचे और बताने लगे कि वहां क्या हो रहा है। हेडमास्टर की समझ में बड़ी देर में ये आया कि बगल वाले मैदान में इस वक्त 2 हत्याएं की जा रही हैं। पहले तो उन्हें हंसी आने को हुई, लेकिन लड़कों की गंभीरता और उत्तेजना को देखकर उन्होंने हंसने का विचार त्याग दिया और थोड़ी खुजाने लगे। एक चपरासी को बुलाया और उसे लेकर मैदान की ओर चले। लड़ाके
मैदान में इधर उधर गुत्थम गुत्था हो रहे थे। हेडमास्टर साहब और चपरासी ने उन्हें बड़े आराम से अलग कर दिया, जिससे स्वामी को बहुत ताज्जुब हुआ। अब तक वो यही समझता आया था कि मणि और सोमू दुनिया के सबसे ताकतवर बंदे हैं,